दुनिया की कोई भी लिस्ट देखिए जिसमें ताकतवर देशों को क्रम में लगाया गया हो, अमेरिका हर जगह नंबर 1 मिलेगा। आर्मी, इकोनॉमी, तकनीक, अमेरिका सब में बादशाह है। लेकिन बीते 20 दिनों से ये सुपर पावर एक जंग में फंसा है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में कहा गया कि ये तो बस हफ्ते भर की बात है। ये हफ्ते कब 2 हफ्ते बने, कब 3, कब 4, आपके सामने है। अमेरिका को इस जंग में साथ मिला है इजराइल का, या कहिए ये जंग असल में इजराइल की थी और अमेरिका ने उसका साथ दिया। परमाणु हथियारों से लैस ये दोनों मुल्क अब तक एक ऐसे देश को हरा नहीं पा रहे जिसके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शुरू के 48 घंटों में मार गिराया। न इस देश के पास परमाणु बम है, न कायदे की एयरफोर्स है, और छोड़िए करीब 50 सालों से दुनिया से ये अलग थलग है। नाम आपको पता ही है, ईरान। सरेंडर करने की बजाय ईरान ने जैसा पलटवार किया, उसके बाद सब पूछ रहे हैं कि आखिर इस देश ने ऐसा कैसे कर लिया कि अमेरिका और इजराइल अपनी ही शुरू की गई जंग में फंस गए। ऐसी कौन सी वॉर स्ट्रेटजी अपनाई कि अमेरिका के दुख सुख के साथ ही भी ईरान से पंगे लेने को तैयार नहीं है। हमने काफी पढ़ा, खोजा, रिसर्च की और पाया कि इन सवालों के जवाब सिर्फ 4 वजहों में सिमटे हैं। तो नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं नितिन ठाकुर और आज संदर्भ के इस अंक में हम और आप इन्हीं सवालों से होंगे 2-4, क्योंकि संदर्भ में हम कहते हैं समझेंगे तो सुलझेगा। रूसी राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने कभी कहा था, क्वांटिटी हैज ए क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। मतलब संख्या जो है वो खुद में एक ताकत है, खासकर जंग में। और ईरान तो इस पर बहुत पहले से भरोसा करता रहा है। 1980 की ईरान इराक जंग में ईरान ने लाखों नौजवानों को हल्के हथियार देकर दुश्मन की तरफ भेजा था। ये ह्यूमन वेव अटैक था। ईरान की आबादी खूब थी, उन्होंने इसी को अपना तुरुप का इक्का बनाया। लाखों नौजवान दुश्मन की इन्फेंट्री से टकरा जाते और अपनी जान देकर पीछे से आ रहे ट्रेंड सिपाहियों और टैंक्स के लिए रास्ता साफ कर देते। इराक को इस स्ट्रेटेजी से ईरान ने खूब छकाया। लेकिन आज दौर अलग है, हालात अलग हैं, लड़ने के तौर तरीके अलग हैं। फिर भी ईरान ने पिछली जंग से जो सीखा वो यहां भी लागू किया। जब फरवरी के आखिर में खामेनी मारे गए और देश के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई, तो जवाब में ईरान ने हजारों की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। उसने मिडिल ईस्ट या कहिए वेस्ट एशिया में अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बिना परवाह किए कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, बहरीन या ओमान का रिएक्शन क्या होगा। कुछ लोगों ने तब सोचा कि अमेरिका के थाड और इजराइल के आयरन डोम सब संभाल लेंगे, लेकिन पूरी तरह ऐसा हुआ हो कहा नहीं जा सकता। तो चलिए 3 बिंदुओं में समझते कि ईरान लड़ कैसे रहा इस वॉर। पहला तो है ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पिछले साल मार्च में एक वीडियो पोस्ट किया था, शायद आपने देखा हो। उसमें था गदर H, खैबर शेकन, पावे और इमाद। ये सब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उनका एक जखीरा दिखाई दिया था और ये मिसाइल्स एक बहुत लंबी सुरंग में रखी थी। और ये कोई 1-2 सुरंगों की बात नहीं है। ईरान 1984 से इन्हें बना रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जागरोस माउंटेन से लेकर सेंट्रल ईरान के रेगिस्तानी इलाकों तक और पर्शियन गल्फ के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक ये सुरंगें फैली हैं। लेकिन ये सब तो कयास है, असल में किसी को नहीं पता सुरंगें कहाँ हैं, कितनी गहरी हैं। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका में एक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज है। इसका एक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट चलता है। उसमें ये लोग बताते हैं कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में तरह तरह की मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। उनकी जद में कौन कौन से देश आते हैं ये उन्होंने हमला करके बता ही दिया। ईरान के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाली शहाब 1 और फतेह 110 मिसाइल है। तो 2 से 2500 किलोमीटर तक निशाना साधने वाली सेजिल, इमाद, शहाब 3, खुर्रम शहर भी हैं। इनमें कई मिसाइल ऐसी हैं जिनको वो अपने साथियों और प्रॉक्सीज को भी देता है। जैसे वो इराक में शियाओं के संगठन को भी देता है, लेबनान में हिजबुल्लाह को भी मुहैया कराता है, यमन में हूतियों को भी और रूस को भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ईरान तो ड्रोन भी मारता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो बिल्कुल सही है। मार्च महीने की इस जंग में ईरान ने शाहिद 136, शाहिद 107, शाहिद 238, अराश 2, हदीद 110 इन सब ड्रोन का यूज किया था। अलग अलग सोर्स बताते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरू होने से लेकर अब तक
ईरान ने तकरीबन 3000 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर लिया है। ईरान के पास इजराइल और अमेरिका की तरह एयरफोर्स नहीं है, मतलब उतनी काबिल नहीं है, लेकिन इस जंग को देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे एयरफोर्स की जरूरत है भी। महंगे जेट्स और भारी भरकम खर्च से ट्रेंड पायलट्स के बिना ईरान मिसाइलों और ड्रोन्स के भरोसे जंग लड़ रहा है। वो जिस तरह से इजराइल और अमेरिका को माली नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी चर्चा कम से कम अमेरिका में तो अब होने लगी है। दूसरा है सैचुरेशन अटैक। अब ईरान के पास ड्रोन तो हैं, लेकिन वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से करता है। हमने ड्रोन्स का ऐसा ही यूज रूस यूक्रेन वॉर में देखा था। तरीका यह है कि एक साथ कई ड्रोन्स भेजे जाएं ताकि वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दें। जैसा हमें पता है कि ईरान ने अब तक हजारों ड्रोन से हमला किया है, तो ऐसा नहीं है कि सभी ने अपने निशाने साध ही लिए हों। बहुत सारों को डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया, लेकिन जो ड्रोन्स बीच रास्ते में गिर गए वो भी एक तरह से अपने उद्देश्य में फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक दूसरे ढंग से ईरान को फायदा पहुंचाया। समझते हैं। CSIS के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर तक होती है। रुपए में कन्वर्ट करेंगे आप तो ये बैठेगा 18 से 45 लाख रुपए। लेकिन इसे रोकने के लिए जो पैट्रियट सिस्टम इंटरसेप्शन का काम करके मिसाइल छोड़ता है, उसकी कीमत है $4 मिलियन, यानी करीब 37 करोड़ रुपए। तो आप हिसाब लगाइए, 37 करोड़ रुपए में ईरान 115 ड्रोन बना सकता है। ईरान की ड्रोन बनाने की कैपेसिटी हैरत अंगेज है। वो एक महीने में 10,000 नए ड्रोन बना सकता है। ईरान इन किफायती ड्रोन्स की बौछार करके दुश्मनों को जान और माल दोनों का नुकसान पहुंचा रहा है। अगर उसका ड्रोन निशाना भेद दे तो KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को तबाह कर सकता है, और अगर इंटरसेप्ट होकर गिर जाए फिर भी मिलियंस डॉलर का नुकसान तो करता ही है। तो ये इकोनॉमिक एसिमेट्री अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ रही है। तीसरा, ईरान अपने टारगेट्स बहुत सोच समझ के चुनता है। ये बात सबको मालूम है कि ईरान के पास हथियार सीमित है, रिसोर्स भी सीमित है, इसलिए वो अंधाधुंध उनका इस्तेमाल नहीं करता है। इसके बजाय उसने अपने टारगेट सोच समझकर तय किए। वो या तो इजराइल पर अटैक करता है, क्योंकि मेन झगड़ा तो उससे ही है। उसने लेबनान से लगे इजरायली इलाके पर अटैक किया था, राजधानी टेल अवीव पर किया था, जेरूशलम में किया था, दक्षिणी इजराइल में भी किया था। या फिर ईरान निशाना बनाता है अमेरिकन डिप्लोमेटिक केंद्रों को, जैसे इराक के बगदाद में, सऊदी अरब के रियाद में, UAE के दुबई, कुवैत की कुवैत सिटी और कतर के दोहा में अमेरिकी दूतावासों और काउंसलेट्स पर उसने हमले किए थे। वो अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी हमला करता है, जिससे मैसेज जाए कि वो सीधा टक्कर दे सकता है अमेरिकन को, जैसे कतर के अल उदैद में किया था, बहरीन में अमेरिकी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर किया था, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर किया था, UAE में अल धाफरा एयरबेस है उस पर किया था, और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक हुआ था। एक टारगेट और है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है गल्फ कंट्रीज में ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल पोर्ट, एयरपोर्ट्स, टैंकर्स, शिप्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और कभी कभार होटल और सिविलियन ठिकाने। वो इसलिए ताकि ये जो देश है वो अपने दोस्त अमेरिका पर प्रेशर डालकर इस जंग को रोकने की कोशिश करे। 8 मार्च को ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने इन देशों से हमले के लिए माफी मांगी थी, यानी गल्फ कंट्रीज से जो उनके पड़ोसी हैं, और ये कहा था कि अब वो बस तभी उनको टारगेट करेंगे जब उनकी जमीन से ईरान पर हमला होगा। साफ है कि पेजेश्कियान अपने पड़ोसियों से माफी मांग रहे थे, लेकिन साथ में इशारा कर रहे थे कि अमेरिका को उन पर हमला करने से रोकें, और इस प्रेशर का असर दिखा। गल्फ कंट्रीज ईरान पर अचानक हमले से पहले ही खफा थी, क्योंकि अमेरिका ने उनको ना बताया था और ना बचाव का मौका दिया था। दूसरा ये कि हमले के बाद वो नाराज और हो गए, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा प्राथमिकता पर है, लेकिन अपने इन दोस्तों के लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा गल्फ कंट्रीज का आरोप है। ये भी एक अहम बात है कि गल्फ कंट्रीज ईरानी मिसाइलें खुद पर गिरने से या तो रोक सकती हैं या फिर बस उसे झेल सकती हैं, लेकिन जवाबी हमला नहीं कर सकती। इसके पीछे कारण है, पहला, वो ईरान पर हमला करके बर के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहते। दूसरा, वो ईरान पर हमला करके खुद को इजराइल के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा सकते। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को सुबह करीब 9:45 बजे तेहरान पर सरप्राइज अटैक किया, जिसके कुछ घंटों बाद न्यूज आई कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई नहीं रहे। इसके 11वें दिन बाद यानी 11 मार्च 2026 को अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने केंटकी की एक रैली में घोषणा कर दी कि वो जीत गए। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only, and we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. लेकिन शायद ट्रंप के अलावा सब जानते थे कि जीत की घोषणा में थोड़ा जल्दबाजी हो रही है। एक्चुअली बहुत लोगों को शुरुआत में लगा कि ईरानी लीडरशिप खामनेई की मौत के बाद बिखर जाएगी,
और उसका असर मिलिट्री की तैयारियों पर भी दिखेगा। मगर वक्त बीतते बीतते ये साफ होता गया कि न सिर्फ ईरान ने पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर भले थोड़ा रुक कर लेकिन आराम से चुन लिया, बल्कि उसकी मिलिट्री ने भी बखूबी मोर्चा संभाल लिया। ग्लोबल फायर पावर वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग ये बताती है कि ताकत के मामले में ईरानी सेना दुनिया के 145 देशों में 16वें नंबर पर आती है। वैसे किसी और देश की आर्मी से अलग ईरानी आर्मी का ढांचा काफी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझिएगा। इसके अंदर खाने क्या चलता है, कैसे काम होता है, इसकी खास जानकारी दुनिया को नहीं है। इसमें कई खुफिया एजेंसियां, लेयर्ड कमांड सिस्टम और एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ही ईरान को समझ आ गया था कि आने वाले वक्त में उसके दुश्मन कम नहीं होंगे, हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा, और इराक वॉर ने इस बात को सही साबित कर दिया। ईरान ने किसी भी तरह के तख्ता पलट से बचने के लिए 2 तरह की फौज तैयार की। पहली है आर्तेश, ये रेगुलर आर्मी है जैसे किसी भी देश में होती है। इन्हें सरहदों की सुरक्षा करनी है, अपना एयर स्पेस महफूज रखना है और कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिस्सा लेना है। इनके पास पैदल सिपाही भी हैं, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। इनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। अब दूसरी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। वो सुरंगें, वो मिसाइलें, वो सब जो मैंने आपको अभी बताया था, ये सब IRGC के कंट्रोल में आता है। अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता में आते ही IRGC बनाई थी। इसका मकसद देश की नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक की रक्षा करना था, यानी सरकार की। अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों और अंदरूनी खतरों से अपनी सत्ता को बचाए रखना था। तकरीबन 2 लाख सिपाहियों की IRGC ईरान के एयर स्पेस और ड्रोन के जखीरे पर कंट्रोल रखती है। इसके पास अपनी छोटी सी नेवी है, एयरफोर्स भी है, लेकिन इनके हक जो है वो आर्तेश से ज्यादा हैं, यानी अपनी रेगुलर आर्मी से भी ज्यादा हैं। सबसे शानदार टेक्नोलॉजी, प्रॉक्सी नेटवर्क और ईरान का ज्यादातर डिफेंस बजट अधिकार इसी के पास है। IRGC पर आरोप लगते हैं कि वो दुनिया भर में इलीगल धंधे करती है, फाइनेंशियल नेटवर्क चलाती है। इसमें काम करने वाले लोग इतने पावरफुल हैं कि कैबिनेट और पार्लियामेंट में जगह पाते हैं। अब क्योंकि खुमैनी जानते थे कि दुश्मन उनको रास्ते से हटाने की फिराक में हमेशा रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ IRGC का ऐसा सिस्टम तैयार किया कि अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो भी ये काम करता रहे, कोई पावर वैक्यूम ना हो। उन्होंने IRGC को 32 प्रांतीय यूनिट्स में डिवाइड किया और हर यूनिट अपना काम खुद कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा एक बसीज पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें जनता वॉलंटरीली सर्व करती है। आपको मैंने ईरान इराक युद्ध में शहीद होने वाले ऐसे नौजवानों के बारे में भी बताया था जो मानव लहर बनकर दुश्मन से टकरा जाते थे ताकि पीछे आ रही ईरानी प्रोफेशनल सेना का रास्ता साफ हो सके। वो इसी फोर्स का हिस्सा थे। बसीज का मतलब होता है लामबंदी। बसीज IRGC के अंडर काम करते हैं और हाल फिलहाल देश में शरिया कानूनों को लागू कराने में ये प्रमुख रोल निभा रहे थे। IRGC के पास एक साइबर कमांड भी है जो जासूसी और प्रोपेगेंडा में माहिर है। एक और है कुद्स फोर्स, इसका नाम भी काफी चर्चा में है। ये IRGC के अंडर रहकर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। अब ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ये बताते हैं आप। From threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. ये बयान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 29 जनवरी 2002 को स्टेट ऑफ द यूनियन में दिया था। उन्होंने एक लाइन में इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल कहा था। उनके शब्द चयन पर गौर कीजिए। एक्सिस इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान की याद अमेरिकी जनता को दिलाई जा सके। अमेरिकियों को महसूस कराया जा सके कि इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया भी उसी तरह के खतरे हैं जैसे एक्सिस पावर्स थी। और हाँ, आपको याद दिला दूं, इस बयान के साल भर बाद बुश ने इराक पर हमला भी कर दिया था। कारण बताया, इराक सामूहिक नरसंहार के हथियार बना रहा था। अब 23 साल बाद इसी एक्सिस ऑफ इविल के दूसरे मेंबर ईरान का नंबर आया है। कारण एक बार फिर वैसा ही है
कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। एक्सिस ऑफ इविल के जुमले से ईरान बहुत नाराज हुआ और उसने इसका जवाब देते हुए खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा। ये मिडिल ईस्ट में ईरान की अगुवाई में बना एक अनौपचारिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है और इसका हिस्सा थे सीरिया की बशर अल असद सरकार जो अब नहीं है, लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही और इराकी मिलिशिया ग्रुप्स जैसे कतैब हिजबुल्लाह, हरकत उल नुजाबा और बद्र ऑर्गेनाइजेशंस। अब ईरान भले इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता हो, लेकिन अमेरिका और उसके साथी तो इसे प्रॉक्सी कहते हैं। मतलब ऐसे ग्रुप जो ईरान के लिए लड़ते हैं लेकिन ईरान की डायरेक्ट आर्मी में नहीं है। इनमें अधिकतर को कंट्रोल में रखने का काम करती है कुद्स फोर्स, इसकी मैं बात कर रहा था। वो इनको ट्रेनिंग, हथियार, फंडिंग, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में दखल और इजराइल से टकराव के चलते जो संगठन बनता चला गया, ईरान ने सभी को अपने साथ जोड़ लिया कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। आपको शायद 2020 याद हो, जब बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने अपने रीपर ड्रोन से मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। ये सुलेमानी ही थे जो कुद्स फोर्स के कर्ता धर्ता थे। सुलेमानी का बड़ा रोल था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने में, जिसकी शुरुआत 1998 में हिजबुल्लाह से हुई थी। इसके 2 साल बाद सेकेंड इंतिफादा के दौरान हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद से उनके रिश्ते मजबूत हुए। सुलेमानी ने इन गुटों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, बहुत हथियार दिए, एडवांस इक्विपमेंट दिए ताकि इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सकें। इसी तरह उन्होंने अपने पाले में बहुत गुटों को धीरे धीरे कर लिया, इतना मजबूत बनाया कि उनकी मौत के बाद भी एक्टिव रहे। आज अमेरिका और इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ईरान अपनी सरहदों से बाहर अपने प्रॉक्सीज के जरिए उनसे लड़ता रहेगा। इनफैक्ट कई मोर्चे खोलता रहेगा। अब देख लीजिए आप, कहां तो इजराइल ईरान पर हमला करने निकला था और अभी वो लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास से भिड़ा हुआ है। उसे ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू करने पड़े हैं ताकि इन संगठनों की जड़ खोद सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बेहद करीब है, आपने देखा कि वहां उसका दबदबा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ अल मंदेब करीब 2000 किलोमीटर दूर है, वो उसे भी बंद करने की धमकी दे रहा है। ये कोरी धमकी नहीं है, इसमें वजन है। वजह वही प्रॉक्सी। यमन इस स्ट्रेट के इतना करीब है कि हूती वाकई दनादन हमले करके इसे पूरी तरह बंद ना भी करा सके तो भी इसे खतरनाक बना सकते हैं। ये स्ट्रेट कितना अहम है, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर मोहसिन रजा बता रहे हैं। हूतीज अभी तक एक्शन में आए नहीं है। बाब अल मंदब यानी एदन के पास जो एक पतली सी पानी की पट्टी है, उसको उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया, पर कर चुके हैं पहले। आपको याद होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने पूरी कोशिश की उसको खुलवाने की। अगर उन्होंने फिर से बंद कर दी तो इसका तेल पे भी और बाकी व्यापार पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बाब अल मंदब जो है वो सुएज कैनाल के लिए जो रास्ता जाता है उस पे पड़ता है। तेल तो वैसे ही महंगा हो गया क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता पर्शियन गल्फ में से, पर बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी पूरा केप ऑफ गुड होप से घूम के, यानी कि साउथ अफ्रीका से घूम के वापस ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि जो रास्ता होगा वो दुगना हो जाता है यूरोप तक पहुंचने का, नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचने का, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो बेसिकली महंगाई का दर बढ़ेगा, चाहे वो तेल की वजह से हो, चाहे वो व्यापार की वजह से हो, और पूरी दुनिया में बढ़ेगा। ये ईरान के सहयोगियों की ताकत है जिसके चलते ट्रंप अब अपने सहयोगियों को पुकारने लगे हैं, उन्हें याद आने लगे हैं सब। हालांकि ईरान के प्रॉक्सी अब काफी कमजोर भी दिखते हैं, जैसे हमास को इजराइल ने गजा में घेर कर लगभग घुटनों पर ला दिया है। अब वो बदले हालात में अपनी प्रासंगिकता खोज रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह सितंबर 2024 में जो पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए थे उसके बाद काफी असरदार नहीं रहा। उसके कर्ता धर्ता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल थमा नहीं है, वो लगातार हमले करता है हिजबुल्लाह पे, उसे घेरना जारी रखे हुए। लेकिन ईरान हिजबुल्लाह तक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की खेप अब भी पहुंचा रहा है। हूती विद्रोही भी जितना हो सकता है उतना ईरान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हूती नेता है अब्दुल मलिक अल हूती, उन्होंने कहा है अभी हाल में कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं, मतलब वो धमका रहे हैं कि हम ईरान के सपोर्ट में कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि हो सकता है अभी वो सही मौके की तलाश में हो, क्योंकि फिलहाल उनकी अमेरिका के साथ जो है समझौते की बातचीत चल रही है। लेकिन जब उनका दोस्त ईरान संकट में घिरा है तो एक्सपर्ट्स ये आशंका से इंकार नहीं कर रहे कि हूती जबरदस्त ढंग से एक्टिव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान के दोस्त उसकी ताकत है और अमेरिका इजराइल इन्हें इग्नोर कर भी नहीं रहे। ईरान सिर्फ ड्रोन और प्रॉक्सीज के बूते इस लड़ाई में नहीं टिका है, उसे एहसास है कि हथियार कम हो रहे हैं और उसके प्रॉक्सीज कमजोर। यही वजह है कि उसने जंग में एक और मोर्चा खोल दिया है, और यह है अपनी इस जंग का असर
दुनिया तक पहुंचाना। वो चाहते हैं कि दुनिया को इस जंग में अपना घाटा वाकई महसूस हो। अब आपको बताते हैं कैसे। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ईरान खुद पर हुए हमलों के रिएक्शन में गल्फ कंट्रीज पर भी हमले कर रहा है। इसका एक कारण तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां हैं तो वहीं करेंगे। दूसरा ये भी है कि ये देश अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन उतने ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका खुद है। तो ऐसे में ईरान इनकी बाह मरोड़कर इनसे अमेरिका पर प्रेशर बनवाना चाहता है कि भाई जल्द कोई समझौता करो। उसने इन देशों के ऑयल रिफाइनरीज तक धावा बोलकर यह भी संकेत दिया है कि अगर उसके अपने तेल ठिकानों पर अमेरिका इजराइल ने तिरछी नजर की, यानी ईरान पर की, तो फिर अमेरिका के दोस्तों के तेल ठिकाने भी नहीं छोड़ेगा। ईरानी आर्मी के सेंट्रल हेडक्वार्टर खातम अल अनबिया ने अमेरिका को साफ कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है, यानी हमारे तेल से जुड़े ठिकानों पर जरा भी कुछ भी हमला करता है, तो फिर हम भी उसके हितों से जुड़े सभी तेल, आर्थिक और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे, राख के ढेर में बदल देंगे। गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी इसी बात पर तो टिकी है कि तेल निकलता रहे और बिकता रहे, मगर बिकेगा कैसे? ईरान ने डिसाइड किया है कि जंग का असर बाकी दुनिया में पहुंचेगा। इसके लिए उसने क्या किया? दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20 से 25% जो हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है उसे बंद करके बैठ गया। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ने वाले इसी रास्ते के भरोसे हैं। दुनिया करीब 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी, उसका जो बिजनेस है इसी रास्ते से होता है। कतर जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में है, उसका सारा गैस शिपमेंट इसी रास्ते से निकलता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में बिजली और हीटिंग की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है, असर वहां भी जाएगा। हमारे भारत के लिए भी रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल हम इसी रास्ते से मंगवाते हैं। आधे से ज्यादा गैस और एलपीजी हॉर्मुज से ही आता है हमारे पास। यही हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान का है। साउथ ईस्टर्न एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका तक गैस की किल्लत दिखने भी लगी है। पिछले 2 हफ्तों में क्रूड ऑयल के प्राइस में जबरदस्त उछाल है। 65 से $104 तक तो ये पहुंच ही गया है प्रति बैरल। अगर ऐसे ही चला तो फिर अब बाबल मंदब की बात भी हो रही है कि वो भी ब्लॉक हो जाएगा, हुती हमला कर देंगे, तो भाई साहब कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। ईरान की इस स्ट्रेटेजी ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ तो उन्हें जंग जारी रखनी है, हमास हुती से लड़ना है, ऊपर से ये ग्लोबल और इंटरनल प्रेशर भी झेलना है कि कीमतें बढ़ रही हैं। वो ट्रंप जो कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को कह रहे थे कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जंग तो हम जीत लेंगे, वही ट्रंप गुहार लगाते रहे बीच बीच में अब कि भाई साहब हमारी मदद करो, ये ग्लोबल क्राइसिस है। तो जापान और फ्रांस से भी उन्होंने गुहार लगाई। इन दोनों देशों ने साफ कर दिया कि रायता तुमने फैलाया है, तुम साफ करो। उधर ईरान इसमें भी खेल रहा है, वो कुछ देशों के जहाज निकलने दे रहा है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के भी यही और तुर्की भी, ताकि उसके खिलाफ पूरी तरह गुटबंदी ना हो। आज बहुत सारे देश ईरान की खुशामद में लगे हैं कि उनके जहाज हॉर्मुज से निकलने दिए जाएं, क्योंकि वो तो भाई साहब कोई जंग लड़ नहीं रहे। कई यूरोपीय देश अब कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ईरान की सरकार से नेगोशिएट कर लेंगे। तो ये सब देखकर अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये 4 वजह हैं जिसने ईरान को जंग में अब तक टिका रखा है। जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि जंग अभी तो खिंचेगी। आखिर में किस करवट बैठेगी ये कहना अलबत्ता मुश्किल है, मगर आपको क्या लगता है इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, यह आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि संदर्भ की संक ने आपके कई सवालों के जवाब दिए होंगे और कई नए सवाल शायद जहन में दौड़ लगा रहे होंगे, वो भी लिखिएगा। आपको अगर लगता है इस एपिसोड को अपने किसी दोस्त तक पहुंचाना चाहिए तो आलस मत कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नए संदर्भ की तैयारी में लगना है। नितिन ठाकुर का नमस्कार।